हेलो, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश बाय विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वॉइस पे बेस्ड स्पेशल सेंटेंसेस। स्पेशल सेंटेंसेस के बारे में हमने बात किया था आपसे पिछले लेक्चर में कि हमारे वॉइस के अंदर कुछ स्पेशल सेंटेंसेस भी बनते हैं, जैसे मान लो इंपरेटिव सेंटेंसेस हो गए, उसके अंदर आपका कमांड जिसको आप ऑर्डर कहते हो, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, किसी को कुछ करने से मना करना है या किसी को रिक्वेस्ट करना है या किसी को कुछ सुझाव देना है, सजेशन देना है, तो उसके एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाएगा, इन चीजों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा पिछला लेक्चर देख लिया होगा। नहीं देखे हो आप, वॉइस से हमने एकदम स्टार्टिंग से जो जितने भी लेक्चर डाले हैं आप उसको देखते चले जाओ सीक्वेंस में, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा वॉइस, नहीं तो फिर अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्पेशल सेंटेंसेस में हम लोग सबसे पहले जिस चीज का बात करने वाले हैं वो हमारा कमांड होगा। कमांड बच्चे, कमांड का ही दूसरा नाम ऑर्डर भी होता है। जब आप किसी को कुछ ऑर्डर देते हो तो उसी को हम लोग कमांड करना भी बोलते हैं। ठीक है, कमांड का सबसे पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चंस लेके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कमांड को एक्टिव टू पैसिव कैसे किया जाता है, कौन से स्ट्रक्चर को यूज करके। जैसे मैं बोल देता ओपन द डोर, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 टेल हिम टू गेट आउट फ्रॉम आवर हाउस। ये क्वेश्चन है हमारे सामने दो, ये तो हमारे सामने ऑर्डर है जिसको हम कमांड भी कह सकते हैं। एक चीज जो आपको विशेष ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर कमांड होगा तो इसके अंदर प्लीज या काइंडली वर्ड का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा, और अगर प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल किया गया तो वो कमांड नहीं रहेगा। इसी सेंटेंस में अगर मैं यहाँ पे लगा दूं प्लीज ओपन द डोर, तो ये कमांड नहीं होके रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस ऐसे ऐसे कभी कभी एसएससी और बैंकिंग में आते हैं और वहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि ओपन द डोर मतलब कमांड है, वो प्लीज को नहीं देख पाते हैं, काइंडली को इग्नोर कर देते हैं, या लास्ट में लिख देगा काइंडली, प्लीज ओपन द डोर काइंडली, तो फिर बच्चे उसको देख नहीं पाते, अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, उस चीज से आपको बचना है। पहले तो मैं बात करता हूँ कि कैसे इन सेंटेंसेस को पैसिव में बनाया जाएगा। जैसे ओपन द डोर है तो आपको हमने बताया है यहाँ पे आपको टेंस स्पॉट करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको जो करना है वो है ऑब्जेक्ट निकालना है। तो वर्ब कौन सा है हमारे पास, मेन वर्ब ओपन, तो ओपन से पूछेंगे ओपन व्हाट, तो हमारा जवाब क्या मिलेगा, द डोर, मतलब हमारा द डोर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो हम लेट से सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं और लिखते हैं लेट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट, तो लेट द डोर, और एक हम लोग लगाते हैं बी और ओपन का V3 कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन, लेट द डोर बी ओपन। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब पहले वाले सेंटेंस का, एक्टिव सेंटेंस का, ये पैसिव वॉइस बनेगा, लेट द डोर बी ओपन। क्लियर है। चलो दूसरे सेंटेंस पे मैं आता हूं, टेल हिम टू गेट आउट। अब सबसे पहले इसमें तो देख लो आपका, यहाँ पे एक तो लगा हुआ है मेन वर्ब, यहाँ पे है मेन वर्ब, यहाँ पे है, और आप बोलोगे कि मेन वर्ब सर यहाँ पे भी है, लेकिन मैं बच्चे आपको बता दूं कि ये टू इन्फिनिटिव है, और टू इन्फिनिटिव कभी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता सेंटेंस में। टू इन्फिनिटिव मेन वर्ब का फंक्शन प्ले नहीं कर सकता है सेंटेंस में। मैं इसके बारे में आपको वर्ब चैप्टर में अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। फिनाइट और नॉन फिनाइट जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं वहां पे आपको सिखाऊंगा कि 2 + V1 जब स्ट्रक्चर सेंटेंस में आता है तो वो मेन वर्ब का फंक्शन प्ले नहीं कर पाता है। क्लियर है। तो हमारा मेन वर्ब है टेल, तो टेल व्हाट पता नहीं, टेल whom किसको बोला जाए, तो हिम, है ना। तो हिम को लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लेट लगाएंगे क्योंकि ये कमांड है, ये ऑर्डर है। तो क्या हो जाएगा, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट बी टोल्ड, लेट हिम बी टोल्ड। उसके बाद आपका ये जो टू इन्फिनिटिव से सेंटेंस कंबाइन किया हुआ है, क्लॉज कंबाइन किया हुआ है, एक्चुअली एक फ्रेज कहलाएगा, इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, लेट हिम बी टोल्ड टू गेट आउट, एज इट इज कैरी कर जाएगा वो, टू गेट आउट फ्रॉम आवर हाउस। ठीक है, यहां तक हमने सेंटेंस को देखा। मतलब कि हमारा जो भी
कमांड से रिलेटेड सेंटेंसेस बनेंगे। इस प्रकार से कमांड लिखा रहेगा एक्टिव वॉइस में और उसको पैसिव वॉइस में हम लोग इस तरह से चेंज करने वाले हैं। क्लियर? आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। मैं इसे मिटा रहा हूं और मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि कमांड को चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा। कमांड को एक्टिव टू पैसिव करने के लिए, एक्टिव तो आपका ऐसे वर्ब वन से स्टार्ट होगा, मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, ऐसे करके V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हमारा सेंटेंस था ओपन द डोर, है ना, ऐसा होगा। लेकिन इसको चेंज कैसे करना है हमको, इसको हम लिखेंगे लेट स्ट्रक्चर से। लेट से शुरू करेंगे, लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा हमारा B प्लस B3। ये स्ट्रक्चर आपको कमांड के लिए फॉलो करना है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे लेट और फिर ओपन का ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो यहाँ पे लिख देंगे द डोर बी, और ओपन का B3 क्या होगा, ओपन, तो लेट द डोर बी ओपन। ऐसे करके आपका सेंटेंस बनेगा कमांड के अंदर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस पे दे देता हूं, आप एक बार देख लो क्वेश्चंस को। जैसे एक बार एसएससी ने क्वेश्चंस पूछ लिया, ऐसे ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मेन भाव, उसका ऑब्जेक्ट हिम, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम बी ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। लेट हिम बी ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर है? ये समझ पा रहे हो आप? और आप बोलो सर ये ग्लास ऑफ वाटर क्यों नहीं लिख रहे हो आप ऑब्जेक्ट के जगह पे? तो मेरे बच्चे ये देखो, आप ब्रिंग व्हाट या whom, तो ब्रिंग हिम, ऑब्जेक्ट जो करीब का होगा ना, सबसे पहला ऑब्जेक्ट, सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा ये होता है कि हम उसको ही यहाँ पे यूज करके सेंटेंस को बनाना। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हो? तो ये इसका पैसिव बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा दूसरा जो टाइप है सेंटेंस का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब कमांड को ये मैं अगर निगेटिव कर दूं, ध्यान से समझेंगे आप इस चीज को। अगर मैं कमांड को निगेटिव बना देता हूं, अगर मैं लिख दूं ऐसे डोंट ओपन द डोर, अगर मैं लिख दूं डोंट ओपन द डोर, पहले हमने कमांड में क्या लिखा था, हमने सिर्फ लिखा था ओपन द डोर, इतना तक लिखा था हमने, तो वो हमारा कमांड था। अगर मैं लिखूं डोंट ओपन द डोर, तो ये चीज हमारा प्रोहिबिशन कहलाएगा। मतलब आप किसी को कोई चीज करने से मना कर रहे हो, किसी को कोई काम करने से आप रोक रहे हो, जिसको हम लोग प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं। तो आपका जो अगला टाइप होगा सेंटेंस का स्पेशल सेंटेंसेस में, वो हो जाएगा प्रोहिबिशन, मतलब कि निषेध। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, वो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझेंगे। इंग्लिश में प्रोहिबिशन बोलते हैं और हिंदी में उसे निषेध बोलते हैं। मतलब आप किसी को कोई काम करने से रोकते हैं। जैसे यहाँ पे आप मना कर रहे हैं उसको दरवाजा खोलने से, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, दरवाजा खोलने से उसे मना कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा टाइप है प्रोहिबिशन, और इसका कन्वर्जन भी हम लोग बिल्कुल उसी प्रकार से करते हैं, लेट लगा के। बस क्योंकि एक डोंट आया है तो हम लोग एक नॉट को यूज करेंगे। ध्यान से समझेंगे आप, यहाँ पे भी वैसा ही लिखेंगे। बस स्ट्रक्चर में एक हमारा एक्स्ट्रा चीज जो आएगा वो है नॉट, NOT, नॉट। एक एक्स्ट्रा चीज हमारा नॉट आ रहा है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। आप देख लो, वही पुराना स्ट्रक्चर है जो हमने कमांड में यूज किया था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस B3। क्योंकि यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। अगर मैं आप सेंटेंस बनाऊं तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा,
let the door not be opened, let the door not be opened। ये हमारा इसका एक्सरसाइज का एग्जांपल हो जाएगा। इस वाले सेकंड टाइप का प्रोहिबिशन का एग्जांपल हो जाएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन था एक्टिव वॉइस प्रोहिबिशन का, उसका ये सॉल्यूशन है पैसिव वॉइस में। क्लियर है? ये चीज समझ पा रहे हो आप? अगर मान लो कोई दूसरा सेंटेंस जैसे हमने पहले लिया था, मैं बोल देता है ऐसे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, प्रोहिबिशन है, तो वो डोंट से स्टार्ट होगा। आपको इस चीज के लिए लेके चलना है। डोंट कॉल हिम, डोंट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ। तो इसका आप कैसे बनाते हैं? आप इसका लिख देंगे क्या? लेट हिम नॉट बी कॉल्ड, लेट हिम नॉट बी कॉल्ड। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कि लेट के बाद, कई बच्चों को ये दिक्कत होता है, लेट के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस। लेट के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव, लेट मी बोलते हैं आप, लेट आई कभी नहीं बोलते आप। उसी प्रकार लेट हिम बोलेंगे, लेट ही नहीं बोल सकते आप कभी भी, ठीक है? तो लेट हिम नॉट बी कॉल्ड। एक्टिव सेंटेंस क्या था? डोंट कॉल हिम। ये प्रोहिबिशन है और ये हमारा दूसरे टाइप का सेंटेंस है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, और साथ ही साथ आप चाहो तो लिखते चल सकते हो, या फिर आप देखते चलो, ध्यान में बैठाते चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को वापस से देखो, समझो, और फिर उसको रिवाइज करो, एक्सरसाइज करो। ऐसे सिर्फ देखते रहने से आप चाहोगे कि मैं सो के देख रहा हूँ वीडियो और बस देखता ही चला जाऊं, तो वैसे में काम नहीं होगा आपका। आपको वीडियो भी देखना है, एट द सेम टाइम आपको चीजों को समझते चलना है। कुछ चीजें आपको और चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? और इसको लिखते चलो, साथ ही साथ एक्सरसाइज पे इंप्लीमेंट करो, तब जाके ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर होंगी, नहीं तो क्लियर नहीं होगा ये चीज, ठीक है? नाउ तीसरा टाइप का हमारा सेंटेंस, मैं रिक्वेस्ट ले लेता हूं। रिक्वेस्ट के अंदर आपके साथ एक आसानी होगा, आपके कन्वीनियंस के लिए एग्जामिनर वहां पे प्लीज या काइंडली जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज या काइंडली उस सेंटेंस के अंदर यूज किया हुआ रहेगा। सेमी सेंटेंस होता है, हमने आपको बताया ओपन द डोर और ओपन द डोर प्लीज या प्लीज ओपन द डोर में दोनों में अंतर आएगा कि ओपन द डोर एक कमांड है, जबकि प्लीज ओपन द डोर एक रिक्वेस्ट है। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। रिक्वेस्ट को कैसे बनाएंगे? You are requested to plus V1 plus OJ। ये स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं और रिक्वेस्ट को ऐसे हम लोग चेंज करते हैं। कोई एग्जांपल में लेता हूं, जैसे मैं बोल देता प्लीज ओपन द विंडो। जैसे मैं सेंटेंस लिया प्लीज ओपन द विंडो, तो आप प्लीज को देखते समझ जाओगे कि ये कोई रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे आप इसका कन्वर्जन कैसे करोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। कुछ भी नहीं करना आपको इसमें, बहुत आसान टाइप का ये सेंटेंस होता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है, वो इस प्लीज को आप दोबारा इस पैसिव वॉइस में मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस प्लीज के बदले रिक्वेस्टेड लिख चुके हैं। प्लीज या काइंडली के बदले आप रिक्वेस्टेड लिख चुके हैं, सो आप इस प्लीज को दोबारा मेंशन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ऐसा आप नहीं लिख सकते। आप प्लीज के बदले रिक्वेस्टेड लिख चुके हैं या काइंडली के बदले आप रिक्वेस्टेड लिख चुके हैं, तो आपको उसको दोबारा मेंशन नहीं करना है। ऑप्शन में दिखाई भी दिया जाए तो आप उसको मार्क नहीं करेंगे अपना आंसर। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? और यहाँ से जो ओपन द डोर था उसको 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने एज इट इज रख दिया 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो ऐसा ही रह जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं दिया रहे, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो लिखा होता गेट आउट फ्रॉम हियर, या मान लो लिख देता है यहाँ पे काइंडली, सॉरी मैं सामने लगा रहा हूं,
काइंडली गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसा सेंटेंस लिखता तो आप बोलोगे कि गेट आउट का तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना इसमें भी। आपको क्या लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट आउट फ्रॉम हेयर। कई बच्चे इसमें गलती करके हेयर को देयर बना देते हैं, ऐसा नहीं करना, ये नरेशन नहीं है, वॉइस है। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं नरेशन और वॉइस के अंदर, दिस को दैट बना देंगे, दिस को दोस लिख देंगे, ऐसा नहीं करना आपको। वो काम हम लोग नरेशन के साथ करते हैं, वॉइस के साथ वो सब काम नहीं होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है, क्लियर है ये चीज, आप समझ पा रहे हैं? तो चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब अगर मैं बात करूं सजेशन का, सुझाव का, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सजेशन आप शुड से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। बनाए तो लेट से भी जा सकता है, पर शुड से भी बनाते हैं हम लोग उसको, है ना। वो ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही आपके सामने दिखाई दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना उससे। सजेशन मतलब कैसा, जैसा ऐसे लिखा जाएगा, हेल्प द पुअर। किसी को हम लोग एडवाइस नाम भी दे सकते हैं, सजेशन या एडवाइस दोनों चीजें हमारे पास ये, ठीक है। अब बताओ ये क्या कोई ऑर्डर हो सकता है, गरीबों का मदद करो? क्या मुझे कोई ऑर्डर दे सकता है कि अपने माता पिता का सम्मान करो? क्या आपको कोई ऑर्डर दे सकता है कि गरीबों का मदद करो? नहीं दे सकता ऑर्डर। ये सिर्फ एक सुझाव हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, सजेशन हो सकता है, ये कमांड नहीं हो सकता है। इस चीज को आपको समझना है। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? एक तो हम लोग लिख सकते हैं लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ये भी वैलिड होता है। और दूसरा हम लोग शुड से बना सकते हैं, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। और इन दोनों में से कोई एक ही आपके सामने एग्जाम में ऑप्शन के अंदर दिखाई देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है इस चीज का, आपको इस चीज का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप प्रीफर करेंगे शुड वाले के साथ जाने का कोशिश करेंगे, आप शुड वाला ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, ज्यादा फॉर्मल होता है अगर वो सजेशन या एडवाइस का केस बनता है तो, ठीक है। अगर लिखा हुआ है मान लो हेल्प द पुअर, तो हमारा सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। आपको मैं स्ट्रक्चर लिखा देता हूं सजेशन के लिए। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस verb 3, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस verb 3, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सजेशन या एडवाइस को एक्टिव से पैसिव में लाने के लिए। क्लियर है? यहां तक आप समझ पा रहे हैं? देखो इससे रिलेटेड ना आपको एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको 10-20 करा दूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला फायदा आपको, वहां से सिर्फ एक आपको आइडिया लग सकता है, तरीका आप सीख सकते हैं क्वेश्चन बनाने का। ऑब्वियसली मैं कराऊंगा आपको, कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में मैं आपके लिए इसी पे बेस्ड, इन सारी चीजों पे, स्पेशल सेंटेंसेस पे बेस्ड कम से कम 10-20 क्वेश्चन आपको करा दूं, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा क्लैरिटी बन सके, ठीक है। लेकिन आपको अपने आप से खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मुझे मेहनत करना है, मुझे सीखना है, और फिर आपको इन चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है इन चीजों का। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि वॉइस और नरेशन में मिनिमम आप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मिनिमम 200 क्वेश्चंस ईच, है ना। 200 आप वॉइस में बना लो क्वेश्चन, 200 आप नरेशन में बना लो। आप बैठोगे बनाने, जब आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा ना, तो हार्डली 20 मिनट में आप 30-40 क्वेश्चन बना लोगे वॉइस का, हार्डली 20 मिनट में 30-40 क्वेश्चन आज बना लो, फिर कल बना लो, फिर कल बना लो, ऐसे करके आप 3-4 दिन में आराम से 200 क्वेश्चंस बना सकते हो। और उसके बाद लगातार आप सेट लगाते रहोगे। आप देख ही रहे हो एसएससी के एग्जाम में, हर बार एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीजीएल हो, प्रीलिम्स में 1 से 2 क्वेश्चन वॉइस का आता ही आता है। तो आप उसका जब प्रीवियस ईयर सेट लगाओगे तो वहां से भी आपको 1-2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से भी आप उन क्वेश्चंस को साथ ही साथ सॉल्व करते चलोगे, तो एक आपका जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन रहेगा, और फिर आपका क्लैरिटी आएगा, फिर आप कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो पाओगे कि कहाँ पे कैसे चेंजेस करना है चीजों। क्लियर है? आप इस चीज का चाहो तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको ध्यान से देखो, रिवाइज करो, याद करो और प्रैक्टिस करो, इंप्लीमेंट करो चीजों को। सिर्फ वीडियो सो के देखने से कुछ नहीं होगा आपका। ऐसे में बच्चों का देखता हूँ हमेशा, सो के वीडियो देख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा भाई। आप सो रहे हो, दिमाग भी आपका सुस्त पड़ा हुआ है, आप वीडियो देख रहे हो, सिर्फ जिसमें देख रहे हो उसमें लगेगा कि हाँ मुझे तो सब समझ में आ गया। फिर बाद में जब आप क्वेश्चन बनाने बैठते हो तो
क्वेश्चन नहीं बनता आपसे, तो उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। आगे मैं बात करने वाला हूं WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस। WH वर्ड से कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं? देखो WH वर्ड्स का मैं कोशिश करूंगा कि अलग से एक सीन ही पूरा लेके आ जाऊं, मैं पूरा एक लेक्चर WH वर्ड्स पे बना दूं, क्योंकि WH वर्ड से अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। फिलहाल आपको दो तीन चीजें मैं बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हु आपका बदलेगा बाय हुम में, और विच आपका बदलेगा बाय विच। ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है इस चीज का आपको, ठीक है। जैसे मैं बात करूं सेंटेंस का, who has taught या who has written the Gita। क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। Who has written the Gita। तो आपको ध्यान रखना है कि who का कन्वर्जन आपको किसमें करना है, by whom में। तो सबसे पहले आप इसको क्या बना दो, by whom, है ना। अब written what, तो the Gita, तो the Gita आएगा, लेकिन उससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, क्योंकि हमने WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्कस किया था आपके साथ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। वहां पे हमने आपको बताया था कि आप WH वर्ड के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। तो by whom has the Gita been written, और क्वेश्चन मार्क, by whom has the Gita been written। ये सेंटेंस का हमारा, इस एक्टिव सेंटेंस का ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में और भी चीजें इसमें मैं आपको बताऊंगा। एक लास्ट में आपको बता देता हूं कि मॉडल ऑक्सिलरी का कन्वर्जन आपको कैसे करना है। मॉडल ऑक्सिलरी का कन्वर्जन, कभी भी आपको अगर मॉडल ऑक्सिलरी दिखाया जाए सेंटेंस में, मॉडल ऑक्सिलरी कहने से तात्पर्य हमारा है कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, ये सब चीजों का। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब चीजें जो वर्ड्स हैं हमारे पास ऑक्सिलरीज वर्ब हैं, इन चीजों का हमारा तात्पर्य है मॉडल ऑक्सिलरी से। तो आपको इन चीजों को समझना है। अगर आपके सेंटेंस में मॉडल यूज होगा तो एक्टिव सेंटेंस में मॉडल के तुरंत बगल में एक गिवन यूज किया जाता है, ये तो आपको पता है। जैसे आई कैन डू इट, यू कैन गो, कैन के तुरंत बगल में आप गिवन यूज करते हो, मे के तुरंत बगल में आप गिवन यूज करते हो। उसका जब आप पैसिव फॉर्म करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि मॉडल चेंज नहीं करेगा। मॉडल अगर कैन यूज किया गया एक्टिव सेंटेंस में तो वो कैन ही रहेगा। विल और शैल के केस में चेंज होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। मॉडल के बगल में एक बी होना चाहिए और V3 होना चाहिए। मॉडल के बगल में क्या होना चाहिए, B प्लस V3। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप समझने का कोशिश करेंगे इस चीज को। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, जैसे मैं लिख देता he can write an application। अब अगर निगेटिव मॉडल यूज करेगा तो आप सेंटेंस निगेटिव बनाओगे, पॉजिटिव करेगा तो पॉजिटिव बनाओगे, है ना। मेन वर्ब के पास जाओ, मेन वर्ब है राइट, राइट से पूछो व्हाट, ये जवाब देगा आपको एन एप्लीकेशन। तो एन एप्लीकेशन आपका सब्जेक्ट बनेगा, एन एप्लीकेशन, है ना। और कैन था तो हम लोग कैन ही लिखेंगे, बी लिखेंगे, और राइट का V3 क्या होगा भाई, रिटन। एन एप्लीकेशन कैन बी रिटन, और बाय बी का क्या हो जाएगा, ऐसे करके आप मॉडल ऑक्सिलरी का भी पैसिव सेंटेंस बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आए होंगे। आप एक बार देख लो इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट करो, एक्सरसाइज करो। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में करके मुझे जरूर बताना कि सर इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए, या इस चीज पे थोड़ा फोकस किया जाए, या पर्टिकुलरली मुझे ये चीज समझ में नहीं आया तो मैं कोशिश करूंगा, देखूंगा कि मैं कहाँ तक आपका हेल्प कर सकता हूँ, और मैं जरूर करूंगा हेल्प आपको। मैं ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपकी मदद करने के लिए मैं बनाया हूँ। इस लॉकडाउन में, इस जो आपका कोविड-19 का क्राइसिस है, इससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो। हमारे बच्चे भी बहुत सारे हैं जिसमें मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ, वहाँ के भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, सारी चीजें समझ में आए, इसी के लिए हमने चैनल क्रिएट किया है। तो मेरा मोटो ये है कि बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो लॉकडाउन में, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो बेनिफिट उठा सके और पढ़ सके चीजों को, है ना। ऐसे क्या होता है, बहुत दिन आप बंद रखते हो पढ़ाई को तो आप धीरे धीरे चीजों को भूलने लगते हो, तो वो भूले नहीं, आपका अप टू डेट रहे चीजें,
इसके लिए हमने ये चैनल बनाया। तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगली सीरीज।